चलिए ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था कि इसमें क्या सही कर सकते थे हम। तो पहला वाला सही है आपके, दूसरा वाला सही है, तीसरा भी सही है। हैंसन मैकडोवेल ने लैंगिक संबंधों में असमानताओं को उजागर किया। अच्छा पहले देख लेते हैं अपन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या। ए बी सी सही है, ठीक है। हाँ, ए बी सी सही है, देखो इस ऑप्शन पे मत जाना, ए बी सी सही है, हमने आत्मसातीकरण को अपनाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये अब जब ए बी सी सही है, ए बी सी डी तो कहीं नहीं दे रखा है, ए बी सी डी कहीं नहीं दे रखा, तो हटा दो ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो, और इसको पढ़ते भी तो उजागर किया, सांस्कृतिक समाज स्थानों को प्रदान करने हेतु हैंसन और मैकडोवेल ने लैंगिक संबंधों की बात नहीं करी, इसके लिए आपके बिल्कुल गलत था डी। तो ये वैसे गलत था, ये इन दोनों में थोड़ा डाउट था, लेकिन हम ज़्यादातर सही किसको मानेंगे, ए बी सी को मानेंगे, ठीक है। जनजातियों के लिए आत्मसातीकरण का ये बिल्कुल सही है आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित भूपत्रकों को बृहद मापक के लघु मापक के क्रम में बताइए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, अगर नहीं आता फिर भी इसका थोड़ा बहुत ध्यान रख, अगर एलिमिनेट करना था, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना था जिसमें आपको ज़्यादा डिजिट दिखाई दे रखी है, ठीक है, इसको हम बृहद मापक मानेंगे। तो ज़्यादा डिजिट इसमें देखेंगे आप, थोड़ा सा मान के थोड़ा सा मैं आपको ट्रिकी बता रहा हूँ, बाकी इससे लेना देना नहीं है। तो मैं डी पहले मानूंगा, तो डी पहले इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 3 हो सकते थे, लेकिन उसके बाद देखेंगे अपन, तो इसमें देखोगे तो अब डी के बाद ए आना चाहिए, यही सही है हमारा। डी के बाद ए, ये भी सही हो सकता था, डी के बाद बी, ये गलत। डी बी और सी की बात करूँगा और बी की बात करूँगा, तो पहले सी लूँगा फिर बाद में बी लूँगा, और इसका आंसर मैं आसानी से इसे निकाल सकता था। लेकिन थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसको हम अभी इस आपको इस शामिल नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे। फिर सागरी लवणता के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। सागरी लवणता की बात कर रहा है ये, ठीक है। और सागर में लवणता सॉलिडिटी जो होती है वो आपके देखोगे तो क्या डोलड्रम पर सर्वाधिक होती है क्या, बिल्कुल नहीं। डोलड्रम पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अधिकतम तो हो नहीं सकती, तो ए गलत, ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा बच रहा है, अगला पढ़ लेते हैं हम। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक है, बिल्कुल अधिक है। चीन में बड़ी 2-3 नदियाँ गिरती है चीन सागर में जाके, तो वहाँ पर लवणता कम मिलती है, और लाल सागर में कोई नदी नहीं गिरती है, तो यहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है। तो बी तो पक्का सही है, और बी पक्का सही है, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। सी बात कर लेते हैं। उच्च वाष्पीकरण की जो दर के कारण कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग की बात कर रहा, थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता अधिक होती, बिल्कुल नहीं। उत्तरी भाग में आपके 2 बड़ी नदियां आके मिलती है, ठीक है। आप पढ़ते हो वोल्टा और यूराल, तो वहाँ पर जब वो बड़ी नदी आके गिर रही है तो लवणता ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आपके दक्षिण भाग में ज़्यादा लवणता होगी, तो ध्यान रखना है। तो ये गलत हो गया आपका, और जैसे ही ये गलत हुआ सी वाला ऑप्शन हटा दो, ये भी हट गया मेरा, ये भी हट गया, बचा कौन सा, डी। पढ़ लेता तो भी ठीक था, नहीं पढ़ता तो भी सही है। बेरिंग सागर में लवणता अधिक होती है, क्योंकि आपके नीचे से क्यूरोशिवो जलधारा लवणी जल को लेकर ऊपर तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलें आगे, तो ये आपका आंसर आसानी से मिल सकता था। चलिए आगे बात करते हैं हम। बृहद शरण के निम्नांकित प्रक्रमों को मंद से तीव्र, ठीक है। तो क्षरण का बताना अपने को, मंद से तीव्र। तो आप देखोगे क्षरण मंद कहाँ होता है और तीव्र कहाँ होता है, तो मंद सबसे ज़्यादा कम होता है मृदा सरकना, जिसको हम क्रीप बोलते हैं, ये मंद तरीका है। जबकि पंख प्रवाह आपने हिमालय में देखा होगा, नदियों के साथ आपके पानी कम रहता है और मलबा मिट्टी ज़्यादा रहती है, तो ये सर्वाधिक होगा। सबसे कम ये, सबसे ज़्यादा ये। पहले सी लास्ट में ए, पहले सी लास्ट में गलत, पहले सी लास्ट में ए, हाँ, लेकिन पहले सी है ही नहीं, गलत। पहले सी लास्ट में ए होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, पहले सी लास्ट में ए, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे निकाल सकते थे कि पहले सबसे क्रीप में सबसे कम होता है और पंख प्रवाह में सबसे ज़्यादा होता है। और आपने हिमालय में अच्छे से देखा होगा वहाँ की नदियाँ कैसे अपने साथ क्षरण करती है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया आपके। चले आगे। चलिए देखो अगला क्वेश्चन योजना आयोग की बात कर रहा है, और योजना आयोग को ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। आप पढ़ते हो भारत में कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, किसके अनुसार, योजना आयोग के अनुसार। उसमें कौन सा सम्मिलित, फिर पूछा नहीं है, ध्यान रखना है।
सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो थार भूमि सम्मिलित नहीं है, पहला ही ऑप्शन दे दिया इसने। पश्चिमी राजस्थान है, मध्य गंगा मैदान है, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, लेकिन थार की बात नहीं करते हैं। ये जियोग्राफिकल कंडीशन में आ जाता है, थार इसमें नहीं आता है, ठीक है, ये भौगोलिक प्रदेश में पढ़ते हैं हम, तो यहाँ ध्यान रखना है, कृषि में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हिंद महासागर के निम्नलिखित सामाजिक जलडमरू मध्य को पूर्व से पश्चिम के क्रम में बताना आपको, ठीक है। और जब जलडमरू मध्य की बात करता हूँ हिंद महासागर में, तो पूर्व से पश्चिम, सबसे पूर्व में तो बंगाल की खाड़ी की तरफ बात करेंगे तो सबसे पूर्व में मिलेगा आपको मलक्का जलडमरू मध्य। डी सबसे पहले, डी सबसे पहले मतलब ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, दो ही बचे हैं आपके। फिर आप देखोगे उधर से इधर आओगे तो एक भारत के नीचे मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, पाक जलडमरू मध्य। ये पाक वास्तव में PAL के है, जो मद्रास रेजिमेंट के एक आपके ब्रिटिश अधिकारी थे उनके नाम से रखा गया है। तो ये आपके भारत और श्रीलंका के बीच मिलता है, तो ध्यान रखना है। ये भारत आपके इंडोनेशिया में मिलता है, ठीक है। मुख्य रूप से ये जावा सुमात्रा आपने पढ़ा होगा, सुमात्रा और श्रीलंका आपके सिंगापुर के बीच, तो ध्यान रखना है। तो डी के बाद ए कहाँ दिख रहा है भैया, डी के बाद ए, ये तो हट गया था अपना, इन दोनों में ही देखना है। डी के बाद यहाँ सी है, ए, चलो अब पढ़ लेते तो भी अच्छी बात थी। फिर आपके फारस की खाड़ी में हारमुज आ जाएगा और फिर लास्ट में बाबल मंडप आ जाएगा जो लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, जिसने आपके बाह्य बल पढ़े होंगे भूगोल में, वहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है। नदी, जली, समुद्री तरंगे और सरिता हिमी और परी हिम नदी ये किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ भूआकृतियों का निर्माण करती है, लैंडफॉर्म का, तो आपको अच्छे से पता होगा। जो नदी जली जो होती है संरचनात्मक सोपानों का बात कर निर्माण करती है। समुद्री तरंगे अगर नहीं आता तो मुझे अच्छे से पता है, समुद्री तरंगे टम्बोलो बनाती है। तो बी का एक कौन से ऑप्शन में है, बी का 2 गलत, बी का 1 ये सही हो सकता था, बी का 3 ये भी गलत। अब 2 ही ऑप्शन बचे थे मेरे पास, एक बी का 1 इसमें, एक बी का इस, ठीक है। और जली का जिसको याद था ए का 3, तो ए का 3 अभी भी डाउट है। अब लास्ट के दोनों में क्या डाउट है, या तो सी का 4 आएगा या सी का 2 आएगा। तो हम देखेंगे जली हिमानी, जली हिमानी जैसे जल और हिमानी दोनों मिलके मैदान बनाती है, बिल्कुल ठीक है। और जब मैदान बनाती है तो सी का 4 बिल्कुल सही हो गया ये। और लास्ट बचा क्या, परी हिमानी पिंगो बनाएगी। तो ये इनके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से यही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन के रूप में कहाँ अगले एग्जाम में रिपीट हो गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना है। और कैसे आप नेट निकाल सकते हैं, कैसे आप JRF निकाल सकते हैं, बहुत कम पढ़ के भी, प्रेजेंट ऑफ माइंड और आप अपने कुछ तर्कों का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलिए ये तो फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, XI और X पे बार अगर घटाते हैं, स्क्वायर करते हैं और उसका समेशन करते हैं तो मानक विचलन का फार्मूला होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सीधा सा क्वेश्चन था, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखोगे आप, अगर कुछ ज़्यादा याद नहीं था, इसमें मुझे 2 ऑप्शन याद थे, कौन से, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये कौन है आपके, टेलर है, ठीक है। और लॉ जियोग्राफिकल ऑफ ह्यूमन, इसके कौन है, ब्रून से। अब बचे ऑप्शन क्या है, द पल्स ऑफ एशिया, ये भी इजी है, हटिंगटन है। और एक्सेप्शन इन जियोग्राफी, ये कौन हो जाएंगे, शेफर हो जाएंगे बस। अब आपको आसानी से आंसर मिल गए, जिसको बहुत कम याद थे। अगर किसी को ये भी याद था लॉ जियोग्राफिकल ऑफ ह्यूमन, उसका 2 होगा, मतलब 4 का 2 कौन से ऑप्शन में है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 4 का ऑप्शन 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अगर किसी को पहले का पता था कि 3 होगा, तो पहले का 3 यहाँ पर भी है और पहले का 3 यहाँ पर है ही बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या मिला, पहले का 3 और लास्ट का क्या, 2, ठीक है। तो ये आंसर आपका आसानी से मिल गया। और बाकी द पल्स ऑफ एशिया जिसने अच्छे से पढ़ रखी, तो सी का एक यहाँ पर भी था, सी का एक यहाँ पर भी था, तो ये एलिमिनेट करना है, लेकिन ए वाले से ज़्यादा एलिमिनेट हो रहा है आपके, ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड टेलर की पुस्तक है आपके, ठीक है।
नेशनलिज्म इन जियोग्राफी किसकी है? शेफर की पुस्तक है। द पल्स ऑफ एशिया हटिंगटन की है। और लॉ जियोग्राफिकल ह्यूमन ब्रूंस की है। मानव भूगोल में आ जाते हैं, पढ़ते हो आप सभी को इनको, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? तो अगला क्वेश्चन है निम्न उपग्रहों और संवेदकों को उनके स्थानिक विभेदन में आरोही क्रम में बताइए। स्थानिक विभेदन कौन सटीक करता है, उसके बाद उसको आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है। और जब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो आपको ध्यान रखना है इसमें सबसे पहले कौन आएगा? आपके सबसे पहले आएगा इसमें कार्टोसेट। कार्टोसेट सबसे पहले कहाँ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है क्या? नहीं। इसमें दिख रहा है भैया? हाँ, इसमें नहीं दिख रहा, बिल्कुल। कार्टोसेट के बाद आएगा RBUPNN, बी के बाद डी, बी के बाद डी। चलो इसमें भी है, दो ऑप्शन तो अभी भी चल रहे हैं। अब देखेंगे आइनोक्स, आइकोनॉस और रिसोसेट। रिसोसेट सबसे बाद में आ जाएगा, आइकोनोस पहले आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हुआ, ठीक है। तो आप निकाल सकते थे BDAC इसका सही है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था लेकिन कोशिश तो कर सकते थे हम बनाने की। चलिए, हवाई का किला माऊ, हवाई द्वीप पड़ा होगा, USA का आपका एक द्वीप है ये, जो प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। यहीं पर USA की सबसे बड़ी रक्षा विभाग पेंटागन का नाम सुना होगा, वो यहीं स्थित है, ठीक है। तो ये हवाई का किलाऊ सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये किससे बना हुआ है या किस ज्वालामुखी क्षेत्र में है? तो अभिसारी बिल्कुल नहीं, प्रशांत महासागर के बीच में, मैंने अभी बोला है। और बीच में तो नहीं, अग्निवलय कहाँ पर है? आप देखोगे रिंग ऑफ फायर, तो चारों ओर प्रशांत महासागर के, ठीक है। अपसारी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। महासागरी प्लेट बिल्कुल नहीं। वहाँ कोई यूरेशियन प्रशांत, वहाँ पर आपके देखोगे कोई प्लेट टकरा रही क्या? नहीं। लेकिन वहाँ देखोगे मेंटल लूप, वहाँ पर जो अंदर से आपके क्या हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे द्वीप बना, फिर वहीं से लगातार वो मेंटल लूप कमजोर चट्टान के कारण निकल रहा है। तो मेंटल प्लूम, सॉरी, है ना, भूप्रावर पिच्छक है वो, ठीक है। इसलिए ये इसका उदाहरण है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। हवाईयन द्वीप पर स्थित है किला माऊ, अच्छे से पढ़ते हो आप। स्पाइकमैन ने रिमलैंड थ्योरी, आप सभी को पता है रिमलैंड थ्योरी किसने दी थी? स्पाइकमैन ने दी थी। अगली बार इसे ही पूछ लेगा डायरेक्ट। और किसके आधार पर दी थी इसने? समुद्र शक्ति, ठीक है। और ये आप देखते पढ़ते हो, ठीक है। आप यूरेशिया वगैरह पढ़ते हो, वहाँ से रिलेटेड आती है दो थ्योरियाँ, एक रिमलैंड आती है, एक हार्टलैंड थ्योरी आती है। रिमलैंड और हार्टलैंड में आप यूरेशिया पढ़ते हो और रिमलैंड में उसके आसपास के क्षेत्र पढ़ते हो, ठीक है। उसी पे आधार पे तो समुद्र शक्ति के द्वारा जो वहाँ राज करेंगे वो विश्व पर राज करेंगे, आपने इससे से पढ़ा होगा। और वर्तमान में नाटो इन्हीं के आधार पर बना हुआ है, ठीक है, जो ये लगातार रशिया को उलझाए रख रहा है और अपना विस्तार कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, समुद्र शक्ति को बढ़ावा देता है ये, ठीक है, स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियमों में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की कौन बात करता है? भैया विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की कौन बात करता है? मुख्य रूप से प्लैंक बात करता है। और किस रूप में बात करता है? वो वस्तु द्वारा विकिरणित विकिरण की मात्रा की बात करता है, ठीक है। तो यह प्लैंक का नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेक्सिको की बात कर रहा है प्रशांत महासागरीय तट। मेक्सिको में दो तट है, एक तो अटलांटिक से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर जिसका कैलिफोर्निया की खाड़ी है वो प्रशांत से जुड़ा हुआ है। और जिधर आपके अभी हाल ही में फ्लोरिडा आपके देखा होगा आपने, जो USA की बाउंड्री टच होती है, रियो ग्रांडे नदी बहती है वहीं पे, वो वाला कौन सा तट है? अटलांटिक वाला तट है। तो ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर में भूकंप प्लेट कौन सी बात कर रहा है? और भूकंप प्लेट आप पढ़ते हो, ऐसे USA की बात करते हो, फिर नीचे अमेरिका, जुआन डी फूका, कोकास, नीचे नास्का आ जाती है, फिर इधर कैरेबियन आ जाती है, और इधर नीचे अमेरिका के नीचे स्कॉशी आ जाती है, ठीक है। तो ये जैसे ही बात किया जुआन डी फूका, और ये मेक्सिको है, यहीं पर आपके कोकास प्लेट है, सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखना आपको। चलिए इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा पढ़ाई करने रखी होगी जिसने, वो आसानी से कर सकता था। निम्नलिखित या निम्नांकित देशों को 2022 वर्ष 2022 में जनसंख्या घनत्व बताना है। और वो कौन सा क्रम? आरोही क्रम, मतलब छोटा उससे ज़्यादा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है, उससे ज़्यादा कहाँ है? आपने पढ़ा होगा बांग्लादेश में ज़्यादा घनत्व मिलता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा घनत्व मिलता है आपके, तो ध्यान रखना। लेकिन आपको अच्छे से पता भूटान पहाड़ी, और जैसे पहाड़ गए
तो जनसंख्या घनत्व कम, जैसे भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड दिमाग लगाते कि भारत की अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है, भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ए पहले होगा, और ए पहले होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, ये हो सकता था, यह भी नहीं होगा। और अच्छा एक मिनट, जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही, ठीक है, हाँ बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए आपके, मोनेको, बिल्कुल, ये भी ऑप्शन हट गया। देखिए सबसे कम, फिर उसके बाद देखो सी, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल, फिर बांग्लादेश, और फिर मोनेको। मोनेको में ज़्यादा घनत्व इसलिए क्योंकि ये यूरोप का सबसे छोटा देश, मतलब सबसे छोटे छोटे आप देखोगे उनमें शामिल है ये, ठीक है, और वो एक सिटी टाइप ही बहुत बड़ा देश है, वो सिटी में तो जनसंख्या घनत्व स्वाभाविक है पास पास ही रहेंगे, तो इसलिए मोनेको में सर्वाधिक। इसका ये आंसर मत देखना, इसका डायरेक्ट आंसर ए सबसे पहले आएगा, और ए सबसे पहले कहाँ आ रहा था, भूटान में, ठीक है, क्योंकि हमने को कौन से क्रम में बताना था, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो सॉरी हाँ असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था आरोही, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है, और जब सबसे कम उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो सबसे कम भूटान में है। उसके बाद अगर मुझे यही ऑप्शन मिल जाता तो मैं आसानी से कर सकता था, ए यहाँ भी पहले नहीं था, ए यहाँ भी पहले नहीं था, ए यहाँ भी पहले नहीं था, एक ही ऑप्शन था जहाँ पर ए पहले था, ठीक है, और डी सबसे लास्ट में। तो डी का इतना नहीं पता था क्योंकि इन दोनों में बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, मोनेको में बी को लास्ट में रखे या डी को लास्ट में रखे, लेकिन ए को पहले रख सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। चलिए चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में कल्पित नहीं माना है, ठीक है, वेबर के सिद्धांत की बात कर रहा है। वेबर ने भैया समरूपी धरातल की बात करी थी, बिल्कुल पढ़ा हमने, कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति की बात भी करता है वो, ठीक है, कि अगर कच्चा माल एक हो तो कहाँ उद्योग होना चाहिए, दो हो तो कहाँ होना चाहिए, आप पढ़ते हो, ठीक है, तीन कच्चा माल, और फिर वही बाजार पास में तो कहाँ होना चाहिए, तो बिल्कुल इसकी बात करता है, हमने पढ़ा है। उद्यमी आर्थिक और तार्किक मानव हुए, ठीक है, इसका बात थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, सस्ते श्रम की बात करता है वो, बिल्कुल पढ़ा हमने, लेकिन सरलतापूर्वक सभी जगह स्थानों पर उपलब्ध हो ये बात नहीं करता भैया वो। थोड़ा सा हमने ये जरूर पढ़ा है कि वो सस्ते श्रम की तो बात करता है, लेकिन सभी जगह सस्ता श्रम होगा इसकी बात नहीं करी उसने, थोड़ा सा हमने यहाँ पढ़ा है। लेकिन ये तार्किक मानव वाला भी, ये थोड़ा सा इन दोनों ऑप्शन में डाउट है, लेकिन मैं होता या एग्जाम में होता या एग्जामिनर के अनुसार तो यही लगा था, क्योंकि सस्ता श्रम तो बात करता है लेकिन सभी जगहों पर होगा ये बात नहीं करता है वो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो हम इन दोनों ऑप्शन में से एक चूज़ कर सकते हैं। तार्किक मानव की भी बात नहीं करता है वो, क्योंकि तार्किक मानव अपना डिसीजन खुद लेता है, थोड़ा सा अपन यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं उसके बाद वाले में, ठीक है, तो हम इसको यही आंसर लेके चलेंगे फिलहाल तो, ठीक है, बाकी इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है मुझे, ध्यान रख सकते हो आप। चलिए आगे, अब आगे बात करते हैं फ्रीडमैन के मॉडल। फ्रीडमैन ने जो मॉडल दिया था वो केंद्रीय परिधि का मॉडल दिया था। फ्रीडमैन ने कौन सा मॉडल दिया था, केंद्रीय परिधि के मॉडल को जाना जाता है, जो फ्रीडमैन द्वारा दिया गया था, अच्छे से ध्यान रखना है। फ्रीडमैन, ये वृद्धि ध्रुव मत लगाना, इसका आंसर सही कौन सा है, केंद्रीय परिधि है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से आंसर इसका याद रखना है अच्छे से। केंद्रीय परिधि सिद्धांत किसने दिया था, आपके फ्रीडमैन द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलें आगे, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, भारत में कोटि आकार अधिनियम की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा कोटि आकार अधिनियम ऐसा कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या जो होती है वो, अगर जो किसी देश या राज्य में ऐसा शहर हो जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा शहर हो उसकी जनसंख्या सीधे उससे बहुत कम हो जाए, ज़्यादा नहीं, उसके बराबर भी नहीं हो, ठीक है, उसको हम कोटि आकार में पढ़ते हैं। तो राजस्थान की बात करते हैं हम, राजस्थान में जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है, लेकिन दूसरा शहर उसका जो है जोधपुर, वो दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उसकी आधी जनसंख्या हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको।
तो इसका राजस्थान हो सकता है, बहुत सारे केरल भी मान रखते थे, लेकिन हम इसको सर्वाधिक सटीक यहाँ मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला आंसर क्वेश्चन क्या है, नोमोथेटिक शब्द। और नोमोथेटिक शब्द किसकी बात करता है, ये नोमोथेटिक शब्द करता है आपके, ये करता है विधि आश्रित विशेष बिल्कुल नहीं, डिस्क्रिप्शन यूनिक थिंग्स नहीं, डिस्क्रिप्टिव साइंस की बात करता है, वर्णनात्मक विज्ञान की बात करता है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नोमोथेटिक शब्द वर्णनात्मक विज्ञान से संबंधित है। चलिए अगला, एक पारिस्थितिक तंत्र में संख्या पिरामिड की बात कर रहा है। अगर यहाँ जैव भार लिखा होता तो मैं तुरंत आंसर लगाता, कौन सा, तालाब। कौन सा लिखा होता यदि जैव भार लिखा होता, क्योंकि वहाँ पर वो उल्टा बनता है, इतना मुझे पता है। लेकिन जैसे ही संख्या की बात करी तो तालाब नहीं आएगा। ठीक है, घास स्थल में भी नहीं बनता है, यहाँ भी सीधा ही बनता है, वन में भी नहीं बनता है। वृक्ष पर देखोगे, आप देखोगे बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं, फिर उनके पक्षी वगैरह रहते हैं कुछ पक्षी, फिर उनको खाने वाले कुछ सांप होते हैं, अपने देखोगा। तो ये वृक्ष पर उल्टा बनता है। ठीक है, संख्या पिरामिड। चलें आगे। चलिए, कौन सी भौगोलिक अवधारणा जो है चार्ल्स डार्विन की प्रजातियों की उत्पत्ति। चार्ल्स डार्विन ने एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो लिखी थी, उस पुस्तक में या उसके आधार का वर्णन किसने किया है, तो हेरियस का। डार्विन से कोई लेना देना नहीं, हेटनर ने भी कुछ नहीं किया उससे लेकर, गोल्ड वाइट ने भी नहीं किया। लेकिन डेविस का अपवर्तन सिद्धांत हम पढ़ते हैं, किससे प्रेरित है वो, आपके डार्विन से प्रेरित है। पढ़ते हो सभी, डेविस का सिद्धांत किससे प्रेरित है, चार्ल्स डार्विन से प्रेरित है। जैसे याद रख सकते हैं, इसका आंसर यही है। चलिए, ये क्वेश्चन कभी सवाल आ जाते हैं, कभी क्या, तो अच्छे से याद है। इसको फार्मूला निरपेक्ष आर्द्रता को किस में दर्शाते हैं हम, ग्राम क्यूबिक घन मीटर में दर्शाते हैं, और सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में दर्शाते हैं। दो आर्द्रताएं पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम क्यूबिक घन मीटर में, और सापेक्ष आर्द्रता को किस में दर्शाते हैं हम, प्रतिशत में दर्शाते हैं। अच्छे से याद रखना है। अब बच कौन रखा है, विशिष्ट और मिश्रण। विशिष्ट को हम ग्राम किलोग्राम में दर्शाते हैं। अब बचा कौन सा, मिश्रण का 3। तो जिसको पता था कि पहले का 2 होगा, लास्ट का ए होगा, तो लास्ट का ए यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, भैया बहुत ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट, बाकी चौथा वो एलिमिनेट हो गया था। और सेकंड का, या ए का जो सेकंड था, ए का सेकंड यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन हट गया, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 2 ऑप्शन बचे थे मेरे पास। अब यहाँ से याद रख सकते थे आप, आपके विशिष्ट आर्द्रता जो होती है ग्राम किलोग्राम में, और जैसे ये मिला मुझे, इसका आंसर मिल गया मुझे कंप्लीट, तो आपको यहाँ से याद रखना था, इसका ये सही आंसर था। चलिए ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन आपका। अगला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता है किससे कौन सी बीमारी होती है। फेफड़े का कैंसर किससे होता है, धूम्रकोरा से होता है, सभी को पता है आपको। ठीक है, ब्लैक फुट बीमारी आर्सेनिक से होती है। आर्सेनिक कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, जल में अधिक मात्रा आ जाती है आर्सेनिक की। ठीक है, त्वचा का कैंसर पराबैंगनी किरणों से होता है, सभी ने पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और मिनी माता रोग के लिए तो आपने मिनी माता कन्वेंशन भी पढ़ा होगा, पारा से संबंधित है। ठीक है, जापान में मिनी माता की खाड़ी है जापान के पास में, इसलिए इस रोग का नाम मिनी माता, क्योंकि रोग सबसे पहले वहाँ देखा गया था। तो ये आसानी से इसका आंसर, तो आपके डी का एक कहाँ पर था भैया, यहाँ पर था, क्योंकि ये सबसे इजी था, आसानी से मिला सकते थे। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये वैसे इनमें सभी के सभी इजी है, इसका आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते थे, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, चलिए आगे चलें आगे। अब देखो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है ये। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आते हैं आपके, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं आपके आपके कर्क और मकर रेखाओं के समीप। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बात क्या कर रहा है, इनमें कौन सा सही कथन है आपके, और सही कथन कौन सा है, तो हरिकेन स्तर चक्रवातों में हवा की गति को कम 119 किलोमीटर प्रति घंटा, चक्रवातों में हवा की गति कम से कम, बिल्कुल कम से कम 119 किलोमीटर प्रति घंटा होती है भैया, हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर हरिकेन में फिर भूमंडलीय तापमान के साथ साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता में कमी। अरे भैया, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इन चक्रवातों की बारंबारता देखोगे आपके अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवातों की बारंबारता क्या हुई है, बढ़ी है, कम नहीं हुई। भारत में ज़्यादा चक्रवात आने लगे। तो 2 तो गलत हो गया मेरा, 2 गलत, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन ऑलरेडी हट चुके हैं, बचे कितने मेरे पास, 2 ही बचे हैं।
अब देख लेते हैं दक्षिणी अंध महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बारंबारता अधिक है, नहीं भैया। दक्षिणी अंध महासागर में स्थल भाग की संख्या कम है, स्थल भाग की संख्या कम है, जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, और जलीय क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा तापमान और दाब में आपके क्या नहीं देखा जाता है, अंतर नहीं देखा जाता, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो बचा कौन सा, ए और डी, तो ये ध्यान रख सकते थे। और भूमध्य रेखा के सागर आपने देखा होगा किसके कारण विकसित नहीं होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं आपके कोरोलिसिस बल के कारण वहाँ पर ये नहीं विकसित होते हैं, अच्छे से पता है हमको। तो ए और डी इसका आंसर पक्का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलें आगे। भूगोल में साहित्यिक परंपरा, हिकेटियस कहाँ दे रखा भैया, साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ किसने किया था, हिकेटियस महोदय द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी को व्यवस्थित क्रम में करने का काम इरेटोस्थनीज ने किया था, हम सभी पढ़ते हैं, तो ये देख लेंगे आप, हिकेटियस और अगर इरेटोस्थनीज इसके बाद आ जाएगा अगले क्रम में, ठीक है। फिर देखेंगे हम अवरोही क्रम में सजाना है एल्बिडो, मतलब सबसे ज़्यादा एल्बिडो किससे होता है, फिर उससे कम किससे, फिर इससे कम। आपने पढ़ा होगा सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, आपने ऊष्मा बजट पढ़ते हैं तो बादलों द्वारा टकरा कर चला जाता है सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बात ध्यान रखना है, यहाँ मेगा की बात कर रहा है लेकिन ये हल्के मेगा, और जब हल्के मेगा होते हैं तो ज़्यादा जाने नहीं देते थे, ठीक है। और आपने बर्फ़ का भी 2% पढ़ा था, लेकिन यहाँ ताज़ी बर्फ़ की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है, ताज़ी बर्फ़ का होता है। तो आपके सी सबसे पहले आएगा, ये गलत, ये गलत, ये दोनों सही हो सकते थे, ठीक है। अब सी के बाद कौन आएगा, फिर मेघ आ जाएंगे, मेघ के बाद रेत पता है आप सभी को, फिर जल, जल बहुत कम कहता है, सागर कितने हैं आपके, तो ठीक है। तो ए सबसे लास्ट में आएगा, तो ए सबसे लास्ट में इसी ऑप्शन में, बाकी जो ऑप्शन में ए लास्ट था वो तो कट गया हमारा, तो ये आसानी से इसका आंसर भी थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा पढ़ते तो इसका आंसर निकाल सकते थे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात की बात कर रहा है, ठीक है। जो वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात हम सब देखते हैं जो विकसित देश है वो ज़्यादा करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। वर्तमान में हो सकता है उसका अपवाद कुछ बढ़ा, जैसे भारत भी कर रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है जितना विकसित देश। तो निर्यात में कौन सा क्रम बताना अपने को, इनका वाणिज्यिक सेवा का निर्यात में प्रतिशत साझेदारी के आधार पर निम्न देशों का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे कम ब्राज़ील, फिर थाईलैंड, फिर नीदरलैंड और यूके सबसे ज़्यादा हो जाएगा वाणिज्यिक सेवाओं में, ठीक है। तो ये यूके डी सबसे लास्ट में आता, मुझे इतना पता था, इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन नहीं था, इन दोनों में ऑप्शन था। लेकिन यूरोपीय देश यूके के बाद कौन है, नीदरलैंड है, तो डी से पहले कौन आता, बी आता, डी से पहले, ठीक है। तो डी से पहले बी मुझे यहीं दिख रहा है, यहाँ तो है नहीं, तो ये आंसर हो गया आपका। चले आगे। तो इन दो के आधार पर मैं आंसर निकाल सकता था, बाकी मुझे नहीं पता था फिर भी, ठीक है। तो चलते हैं, चलिए। जहाँ अनेक सड़कें आकर मिलती है वहाँ किस प्रकार, जब पता है आपको इधर से भी आ रही, 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 इधर से भी, तो ये क्या बन गया, तारा बना क्या नहीं बना, तो ये तारानुमा प्रतिरूप बनती है। बस्ती हम अधिवासों के प्रकार पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हो। चले आगे, चलिए। फिर देखोगे आप निम्नांकित परिस्थितिकी तंत्रों की बात कर रहा है ये, और उसमें किसकी बात कर रहा है, निवल प्राथमिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, फिर उससे कम, फिर तो आपको सबसे ज़्यादा पता है ज्वारी वन या दलदली भूमि अनूप वन में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। फिर मध्य अक्षांशी वन, बिल्कुल सही बात है। फिर आपके आ जाएंगे घास स्थल या खुला सागर, तो पहले खुला सागर आएंगे और फिर ये आएंगे। तो सी से डी जाना है, सी से डी गए, दो सी से डी कौन से ऑप्शन है, सी से डी ये है और एक ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो हट गए हमारे। और सी से डी गए थे, डी से बी, डी से बी कहाँ दिख रहा है, सी से डी, डी से ए ये, और सी से डी और डी से बी और बी से ए जाएंगे आप, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका सी डी बी ए, ठीक है। तो ये आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। अनूप वन में ज़्यादा, फिर मध्य अक्षांशी, फिर खुला सागर, फिर आपके मध्य अक्षांश। हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे भी है, ठीक है, कि घास मैदान को रख सकते हैं, लेकिन फिर ये बात कर रहा है मध्य अक्षांशी घास मैदान की, ठीक है।
अगर ये यहाँ पर सवाना वगैरह होता तो बिल्कुल मैं सबसे पहले इसको रखता, ठीक है। लेकिन ये कहाँ की बात कर रहा है, मध्य अक्षांश, और मध्य अक्षांश पर स्टेपी वगैरह पढ़ते हैं, प्रेरीज वगैरह पढ़ते हैं हम, न कि सवाना वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इस क्रम को ज़्यादा सही माना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, केवल घास मैदान की बात करता तो मैं 100% ऑप्शन ए लगाता इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चले आगे। अब निम्न को ग्रीष्म ऋतु में दीवालोक की अवधि, दीवलोक मतलब दिन की अवधि, सीधा सा, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज टफ बना दी इसमें, उसको अवरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ा दिन पहले, फिर छोटा दिन, फिर छोटा दिन। तो आपको पता है ग्रीष्म ऋतु, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है भारत में तो सूर्य कर्क पर होता है, और जब कर्क पर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, मतलब हम समझते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे उत्तर में होगा वहाँ दिन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो सबसे उत्तर में इनमें से कौन सा शहर दिख रहा है, मॉस्को, रशिया में। फिर मॉस्को से रशिया से नीचे आएंगे तो कौन, चीन में आएगा शंघाई, फिर बांग्लादेश में ढाका, और सबसे लास्ट में आपके कर्क से भी नीचे मिलेगा चेन्नई। तो सी डी एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा था, चलो लेकिन ये गलत हो गया, ठीक है। सी डी के बाद आपको पता है ढाका बांग्लादेश और चेन्नई नीचे आ जाता है, तो ए सबसे लास्ट में आएगा, यहाँ पर ए लास्ट में है नहीं है, ये भी कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन ऐसे आप हटाना, सबसे पहले आपको गलत ढूंढने की कोशिश करना पड़ेगी, तब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि मुझे सारी चीज़ याद हो और मैं सब ऑप्शन ढूंढूं सही कौन सा है, तो नहीं। अगर आपको एग्ज़ाम में JRF निकालना है और फर्स्ट टाइम में ही निकालना है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत को मैं सबसे पहले निकालूं, ताकि मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा सटीक होने के पास जा सकूं मैं, और जैसे ही गलत ढूंढ लोगे आप उतना ही जल्दी आप सही के पास चले जाओगे, ठीक है। अगर डायरेक्ट सही के पास जाने जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए पेपर, इसलिए आपको कोशिश करना है, मैं जितना कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ कुछ नहीं, जो जो अपने पढ़ा उनमें कोई सही नहीं है। जैसे इसमें भी देखोगे स्वच्छ विकास, और स्वच्छ विकास मतलब कार्बन उत्सर्जन सबसे पहले कम करने के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया था, क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया था। स्वच्छ विकास वहीं से शुरुआत होता है, उसका अगला चरण हम पेरिस समझौता है, लेकिन अभी तक ये लागू होने की कंडीशन में 2020 से करना था, चल रही है प्रोसेसिंग पूरी इसकी, ये क्योटो प्रोटोकॉल हमने स्वच्छ विकास के लिए अपनाया था, अच्छे से ध्यान रखना। मॉन्ट्रियल तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके ओजोन परत से संबंधित है, ठीक है। जैव विविधता सम्मेलन किससे संबंधित है, जीवों के संरक्षण से संबंधित है। बस बच कौन रहे थे, पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से करते हैं हम, और ये इसका अगला चरण है, ध्यान रखना। जैसे ये 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हुआ तो उसका अगला चरण कौन सा लागू करना, पेरिस समझौता लागू करना है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो हम इसको पहले क्योटो प्रोटोकॉल से मानेंगे। चलिए आगे। निम्नलिखित कागज उद्योग केंद्रों को उत्तर से दक्षिण, चलो कागज छोड़ो, नहीं पता था, शहरों को ही उत्तर से दक्षिण सजा लेते तो भी आप आसानी से कर लेते। ये मुझे पता नहीं कागज उद्योग है नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है नैनी इलाहाबाद या प्रयागराज के निकट स्थित है, सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश में। कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलो पुलानूर इतना नहीं पता मुझे, नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। और पूर्णालूर ये साउथ का ही शहर होगा, सीधी सी बात है, तो इतना याद रख लेते हैं अपन, ये साउथ का ही है। तो सबसे पहले यूपी पहले आना चाहिए, तो यूपी में नैनी, ए पहले कहाँ आ रहा है, चलो भैया एक ही से आंसर मिल गया मुझे, बाकी तो देखना ही नहीं था, ठीक है। ए के बाद डी, चलो देखो यूपी के बाद महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है, नांदेड़। डी के बाद बी, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, और पुलानूर तमिलनाडु में, सीधी सी बात है। और नीचे चले गए हम, ठीक है। तो इसका आंसर आसानी से, जिसको एक भी याद था कि नैनी कहाँ है, वो निकाल सकता था। चले आगे। कागज उद्योग का लेना देना ही नहीं था अगर पढ़ते नहीं तो, ठीक है। वैसे तो वो कागज उद्योग की पूछ रहा था, लेकिन अगर शहर के भी सजाने की बात होती तो वही क्रम होता। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत में सब पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची चोटी, आप पढ़ते हो अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं, धूपगढ़ सतपुड़ा की है, ठीक है, जिसकी 1350 है। अरावली की गुरु शिखर है, ठीक है, जिसकी 1750 के आसपास है, ठीक है, 1700-1800 के आसपास देख लेना, ठीक है। विंध्यन में आप सभी पढ़ते हो, ठीक है, बिल्कुल इसमें 800 1100 से ऊपर चोटियाँ नहीं है, ठीक है। इसमें एक दमोह में श्रेणी आ जाती है, आप पढ़ते हो तो दमोह श्रेणी तो ध्यान नहीं रखना है। पश्चिमी घाट में आपने पढ़ा होगा अन्नामुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 26 मीटर इसकी
ऊंचाई है। ठीक है, तो अगर जिसने भी ये पढ़ा होगा वो आसानी से निकाल सकता था कि पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं थी मुझे, वही ऑप्शन सही मिल गया था मुझे। ठीक है, चलिए एल्यूशियन, केमेन, कार्माडेक, सुंडा। भैया बहुत थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, इतना याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है सुंडा हिंद महासागर में भैया। कहाँ रह गया ये हिंद महासागर, ये रह गया। सुंडा हिंद महासागर मतलब डी का 3 आएगा। डी का 3 नहीं है, डी का 3 नहीं है, डी का 3 नहीं है। एक ही ऑप्शन है, मुझे बाकी याद ही नहीं है, लेकिन डी का 3 मुझे याद है। आसानी से मेरा क्वेश्चन बन गया है सुंडा का हिंद महासागर। अब इससे देख लो आप सही भी मिलाओ तो याद रखने के लिए, क्योंकि अगले एग्जाम में आ सकते हैं। तो एल्यूशियन का उत्तरी प्रशांत, केमेन का क्या हो जाएगा आपका अटलांटिक, और कर्माडेक दक्षिणी प्रशांत, बस। ठीक है, तो अपने को ऑप्शन भी इसलिए याद रखना है कि अगले एग्जाम में हमारे यहाँ काम देंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसलिए मेरा डिस्कस करने का मेन उद्देश्य ये। ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं हुआ होगा, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन हम ऑप्शन को अच्छे से अच्छे याद रखें ताकि आगे काम आ जाए हमारे। ठीक है, चलिए चलें आगे हम। ये क्या हुआ इसको, एक मिनट।